नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पुराने ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी और इन्वेस्टिगेशन का तरीका बहुत ही पारंपरिक और पुराना हुआ करता था, उस समय जुर्म की दुनिया में एक बात काफ़ी प्रचलित थी। ये कहा जाता था कि अगर कोई क्रिमिनल, कोई अपराधी अकेले किसी वारदात को अंजाम दे तो उसका पकड़ा जाना बहुत मुश्किल होता है। इसके पीछे वजह ये थी कि अगर कोई क्रिमिनल किसी ऐसी घटना को जो कि गैरकानूनी है उसे अगर अंजाम देता है और अकेला अंजाम देता है तो वो अपने जुर्म का सिर्फ अकेला राजदार होता है। ऐसे में उसके बारे में बाकी दुनिया को जानकारी मिल पाना या उसके बारे में सच्चाई पता चल पाना एक मुश्किल काम होता है। और ऐसे बहुत सारे कातिल पुराने ज़माने में हुए जिन्होंने किसी घटना को अकेले अंजाम दिया और सालों साल बचते रहे। कई बार इत्तेफाक से पकड़े गए तो ये सच्चाई भी सामने आई कि इतने दिनों तक बचने की वजह यही थी कि जुर्म को अकेले अंजाम दिया था। आज मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जो कहानी, जो वाकया आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उसे सुनने के बाद आप लोगों को पुराने दिनों में प्रचलित इसी बात की याद आएगी। क्या है वो घटना, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का है और घटना बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, आज से तकरीबन 16-17 दिन पुरानी घटना है। हुआ यूं कि ग्वालियर में झांसी रोड पुलिस स्टेशन की हद में एक पुल है जिसका नाम है नीडम पुल, और इसी नीडम पुल के पास एक पुराना ईंट का भट्टा भी है। इस ईंट के भट्टे के साथ ही एक गोदाम है और इस गोदाम के बाहर एक बुजुर्ग शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल की है, उसकी शत विशत लाश पड़ी हुई मिलती है। यानी ये एक म्यूटिलेटेड डेड बॉडी है जिसके सिर को किसी भारी चीज़ से कुचला गया है। मौके पर ही बहुत सारा खून भी बिखरा पड़ा है। लोगों की नज़र एक सुबह जब इस लाश पर पड़ती है तो वो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डेथ का मामला नहीं है। सीन ऑफ क्राइम को, लाश को देखने से कोई भी बता सकता है कि ये मामला मर्डर का है और किसी ने इस बुजुर्ग इंसान के सिर पर कोई भारी चीज़ से हमला करके जान ली है। जब झांसी रोड थाने की पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलती है तो पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचती है। इसी के साथ सीन ऑफ क्राइम को कॉर्डन ऑफ कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है और तफ्तीश शुरू की जाती है। सबसे पहले बूढ़े बुजुर्ग आदमी की पहचान पता करने की कोशिश होती है और जल्द ही आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर बुजुर्ग की पहचान पता चल जाती है। इस बुजुर्ग की उम्र तकरीबन 65 साल की थी और उनका नाम था परदेसी बाबा उर्फ बोल्टू। तो ये परदेसी बाबा उर्फ बोल्टू जो है किसी परिवार से या किसी खास जगह से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। ये कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे, और जिस जगह पर इनकी लाश मिली थी वहाँ पर ये बताया गया कि वो तकरीबन 12-13 सालों से रह रहे थे। लेकिन इनके घर परिवार के लोग कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में वहाँ मौजूद लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। यानी देखा जाए तो एक तरह से वो एक यायावर की तरह, या फिर ये कह लें कि एक लावारिस की तरह ज़िंदगी जी रहे थे। उनके नाते रिश्तेदारों का किसी को कुछ पता नहीं था। ऐसे में एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी जो इतने सालों से एक जगह पर रह रहा हो, उसी ईंट भट्टे के पुराने गोदाम के पास, उसकी हत्या कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल था। इस बीच जब उस बुज़ुर्ग के बारे में पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने लगी तो ये भी पता चला कि ये बुज़ुर्ग जो है उसी गोदाम की चौकीदारी किया करता था, और चूँकि उम्र बहुत ज़्यादा मेहनत करने की थी नहीं, तो जो ईंट भट्टा जिनका था और जिनका वो गोदाम था, वो ईंट भट्टे का जो मालिक है वो इस बुज़ुर्ग आदमी के लिए खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम किया करता था। ऊपर से जैसी जगह पर इनकी ड्यूटी थी और जैसा इनका उठना बैठना था, वहाँ पर नशेड़ियों की अक्सर अच्छी खासी भीड़ लगी रहती थी। खुद ये परदेसी बाबा नाम का ये जो बुज़ुर्ग आदमी है, ये भी नशे का आदी था और अक्सर नशे में धुत रहता था। इस बीच पुलिस ने जब जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो इनके बारे में थोड़ी और जानकारी पुलिस को पता चली। ये पता चला कि ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले के रहने वाले हैं और तकरीबन 12-13 सालों से यहीं रहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इनके परिवार के लोग कहाँ रहते हैं और क्या कोई कभी इनसे मिलने आता है या कभी ये गांव जाते हैं, अपने घर जाते हैं, इसके बारे में पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। पुलिस ये सब बातें इसलिए पता लगा रही थी क्योंकि पुलिस ये पता करना चाह रही थी कि कहीं किसी की कोई दुश्मनी तो इस बुजुर्ग से नहीं थी।
आखिर कत्ल की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि बुजुर्ग की हालत ऐसी तो थी नहीं कि उनसे लूटपाट करके कोई कीमती चीज़ कोई वसूल करता ले जाता। तो कत्ल के पीछे जो वजह समझ में आ रही थी वो एनिमिटी यानी दुश्मनी की ही समझ में आ रही थी। लेकिन उस मामले में भी पुलिस को कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई पुलिस की तफ्तीश में, क्योंकि जब बुज़ुर्ग की किसी से दोस्ती दुश्मनी का ही पता नहीं तो फिर आप कैसे ये कहेंगे कि किसी वजह से या दुश्मनी की वजह से उसकी हत्या हुई। तो ये एक देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बेशक बुज़ुर्ग की पहचान पहले दिन से क्लियर थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर केस था। अब इस मामले में पुलिस का भरोसा जो है सीसीटीवी कैमरों के फुटेज पर था। बुजुर्ग के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, तो सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है वो पुलिस खंगालने लगी। लेकिन जिस जगह पर ये घटना हुई थी और जैसी जगह ये थी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो है थे नहीं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो पुलिस को मिली वो दूर के इलाकों की मिली, और वहाँ से किसी कातिल को आइडेंटिफाई कर पाना, और ख़ासकर तब जब कत्ल के एग्जैक्ट टाइम के बारे में भी न पता हो, थोड़ा मुश्किल काम था। फिर बहुत सारे ऐसे रास्ते भी उस जगह से निकलते थे जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। ऐसे में रैंडमली किसी आदमी को पकड़ लेना और उससे पूछताछ करना ये भी थोड़ा मुश्किल काम था। तो खैर पुलिस के लिए ये केस लगातार चैलेंजिंग होता जा रहा था और दिन गुजरते जा रहे थे। अब पुलिस ने ऑर्थोडॉक्स तरीके से यानी पारंपरिक तरीके से इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने का फैसला किया। पुलिस की कई टीमें बनाई गई और इन टीमों को अलग अलग लोगों से पूछताछ करने, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस की टीमों ने वहाँ आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की और इसी क्रम में पुलिस ने कई सारे नशेड़ियों को भी पकड़ा जो नशे के आदी हैं और खुली जगहों पर फुटपाथ पर रहते हैं। पुलिस ने ऐसे कई सारे लोगों से पूछताछ की, लेकिन इस बुजुर्ग की हत्या के बारे में किसी ने कोई कंक्रीट जानकारी या कंक्रीट इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने में वो कामयाब नहीं हुए। इस बीच पुलिस को पूछताछ करते करते इसी एज ग्रुप का यानी तकरीबन 60-65 की उम्र का ही एक और बुजुर्ग आदमी आसपास के इलाके में ही मिला, जो इसी परदेसी बाबा की तरह फुटपाथ पर ही सालों से रह रहा था। तो इस बाबा से यानी इस बुजुर्ग आदमी से पुलिस ने पूछताछ की और पुलिस ने कहा, पुलिस सबसे पूछ रही थी, पुलिस ने इनसे भी पूछा कि भाई आप बताइए, आपको कोई आइडिया, कुछ पता, आपने कभी किसी को देखा हो इस जगह पर, कोई सस्पेक्टेड आदमी या इस घटना को अंजाम देने के बाद कोई खास आदमी जो गायब हो गया हो। इस तरह से पुलिस जो है उस बुजुर्ग आदमी से पूछ रही थी। तो बुजुर्ग आदमी ने पुलिस को एक ऐसी बात कही जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। इस बुजुर्ग आदमी ने यह कहा कि कुछ दिन पहले मेरे से एक आदमी कुछ लूटने की कोशिश कर रहा था, लूटपाट करने की कोशिश कर रहा था, और मैंने जो है उसे अपने पास जो भी रुपए पैसे थे वो देने से मना किया था। वो मुझे नशे का आदी लग रहा था वो आदमी, और लेकिन जाते जाते वो मुझे एक धमकी देकर गया। उसने मुझे ये कहा कि जिस तरह मैंने परदेसी बाबा को निपटाया है ठीक इसी तरह तुझे भी निपटा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने ये मुझे कहा था। अब ये बात जैसे ही पुलिस ने सुनी, पुलिस के कान खड़े होने लाजमी थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्लू, बहुत बड़ा सुराग इस कत्ल के मामले का साबित हो सकता था। तो क्या ये वही आदमी था जिसने परदेसी बाबा की हत्या की थी और वही आदमी लूटपाट करने के लिए इस दूसरे बुजुर्ग को भी टारगेट कर रहा था? ये सवाल अब पुलिस के मन में था। अब पुलिस ने इस बुजुर्ग से, जिसने वो धमकी सुनी थी, जिसको वो धमकी दी गई थी, उससे पुलिस ने उस सस्पेक्टेड आदमी का, जो सस्पेक्टेड कातिल था, उसके हुलिये के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। उसका लुक अलाइक यानी उसका जो अपीयरेंस है उसके बारे में पुलिस ने पूछा, और जब अपीयरेंस के बारे में, हुलिये के बारे में पुलिस को पता चला तो पुलिस ने अब उस जगह के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज एक्सप्लोर करने की शुरुआत की। ये दोनों जगहें जहाँ पर धमकी दी गई और जहाँ पर कत्ल हुआ, इसके बीच में ठीक ठाक फासला है। ऐसे में जहाँ पर कत्ल हुआ वहाँ पर बेशक कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो, लेकिन जिस जगह पर धमकी दी गई थी उस जगह के आसपास कुछ कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जो एक्टिव हैं, चल रहे हैं। तो ग्वालियर पुलिस ने उस जगह के सीसीटीवी कैमरों को देखना शुरू किया और देखते हुए पुलिस ने एक आदमी की पहचान कर ली। इन सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने उस बुजुर्ग आदमी को दिखाया भी जिसे धमकी दी गई थी, और बुजुर्ग आदमी ने देखते ही पहचान लिया कि हाँ, यही वो लड़का है, यही वो आदमी है जिसने मुझे धमकाया था और ये कहा था कि जैसे परदेसी बाबा को निपटाया है वैसे ही तुझे भी निपटा देंगे। अब पुलिस ने इस आदमी की पहचान पता करने की शुरुआत की। जल्द ही उसकी पहचान पता चली। ये पता चला कि ग्वालियर के पास एक बिजौली गांव है, वहाँ का वो रहने वाला है और उसका नाम है कल्ली। कल्ली जो है वो भी नशे का आदी था और ऐसे ही एक लावारिस या आवारा ज़िंदगी जी रहा था।
अब पुलिस ने कल्ली को ढूंढना शुरू किया। ऐसे लोगों के पता ठिकाने तो होते नहीं हैं, तो काफ़ी कोशिश करने के बावजूद इस सस्पेक्टेड किलर का पुलिस को कोई हेडवे, कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। इतना तो पता चल गया था कि इसने कत्ल की घटना को अंजाम दिया होगा, लेकिन उसे पकड़ना ज़रूरी था और उसका कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। पुलिस बिजौली गांव भी गई, छापेमारी करके वापस आ गई, लेकिन गांव में भी वो नहीं था। अब पुलिस ने अपने मुखबिरों के तंत्र को और एक्टिव किया और इस आदमी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश करने लगी। तकरीबन 10 से 12 दिनों का एक्सरसाइज पुलिस ने किया इस आदमी को ढूंढने के लिए और आखिरकार पुलिस ने कल्ली को पकड़ लिया, दबोच लिया। अब जब इस आदमी से पूछताछ हुई तो इसने पहले तो झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो इसने सच्चाई कबूल कर ली और इसने कहा कि हाँ, उसी ने तकरीबन 15 दिन पहले परदेसी बाबा की हत्या की थी। रात का वक्त था, वो परदेसी बाबा के साथ बैठकर ही कुछ नशा कर रहा था और इसी नशे के आलम में उसकी उस बुज़ुर्ग आदमी से कुछ कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद गुस्से में उसने परदेसी बाबा के सिर पर एक मोटे डंडे से, भारी डंडे से प्रहार किया और एक के बाद एक कई बार उसके सिर पर पूरी ताकत से वो डंडे का वार करता रहा, जिसकी वजह से उस बुज़ुर्ग की मौत हो गई। मौका वारदात पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब सीन ऑफ क्राइम पर पुलिस पहुंची थी तो बहुत सारा खून बिखरा हुआ था। अब चूंकि कातिल पकड़ में आ चुका था तो इसकी निशानदेही पर पुलिस ने वो डंडा भी बरामद कर लिया जिस डंडे से उसने बुजुर्ग आदमी की हत्या की थी। उस पर खून के धब्बे और तमाम फिंगरप्रिंट वगैरह भी मौजूद थे, जिससे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और अब कातिल तो खैर पुलिस की पकड़ में आ ही चुका है। बहुत ही देखा जाए तो ओपन एंड शट केस था, जिसमें नशे के आलम में हुए झगड़े में एक आदमी ने दूसरे बुजुर्ग आदमी की हत्या कर दी। लेकिन ये एक चैलेंजिंग केस पुलिस के लिए इसलिए बन गया था क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस या कोई सीसीटीवी फुटेज जैसी चीज़ नहीं थी। इस घटना का कोई चश्मदीद भी नहीं था। अगर उस कातिल ने इस कत्ल को अंजाम देने के बाद अगर उसका हौसला ज़्यादा न बढ़ा होता और अगर उसने उसी बढ़े हुए हौसले के आलम में एक दूसरे बुजुर्ग को धमकी न दी होती और उस धमकी में ये न कहा होता कि जिस तरह से परदेसी बाबा की मैंने हत्या की, मैं तुझे भी मार दूंगा, तो शायद ये कभी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन खैर, बार बार हम इस बात की चर्चा करते हैं कि कातिल अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं और उन्हें लगता है कि पुलिस या कानून के हाथ कभी उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। इसीलिए अगर इस घटना को सुनकर भी कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी ये सोचे कि हाँ, वो ख्याल रखेगा, आइंदे कोई भी घटना करेगा तो किसी को नहीं बताएगा या कुछ नहीं बोलेगा, मुंह बंद रखेगा, तो भी ये तय मानिए कि जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेल, कुछ ना कुछ ऐसा सुराग ज़रूर होगा जिसके सहारे वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए अपराध के बारे में यही कहा जाता है कि अपराध कभी किसी को कुछ देकर नहीं जाता, बल्कि ज़िंदगी बर्बाद करके जाता है। इससे दूर रहना और हर तरह के अपराध से बचना, दूसरों को बचाना, ये हम सबका फ़र्ज़ है। आज की इस कहानी में इतना ही। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था एक ऐसी अजीबोगरीब घटना के बारे में जिसमें एक कत्ल की घटना हुई और कत्ल के बाद कातिल जो है कार में लाश को रखकर ठिकाने लगाने ले जा रहे थे और इसी बीच उस कार का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद जो कातिल थे वो तो बुरी तरह से घायल हुए ही और जिसकी लाश ठिकाने लगाने ले जा रहे थे वो भी उस कार में मौजूद था। तो पुलिस और तमाम लोगों ने जब उसे देखा तो सबको लगा कि 4 लोग एक्सीडेंट में जख्मी हुए हैं। इनको उठाकर पुलिस हॉस्पिटल लेकर गई और तब पता चला कि एक आदमी जिसकी मौत हो चुकी है उसकी मौत किसी इंजरी की वजह से नहीं, किसी कार एक्सीडेंट की वजह से नहीं, बल्कि बुलेट हिट करने की वजह से, यानी गोली लगने की वजह से हुई है। उसके बाद कत्ल के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। क्या था वो मामला और कैसे एक एक्सीडेंट की वजह से कत्ल के मामले का खुलासा हुआ, अगर आप वो सुनना जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में एपिसोड नंबर 575 को आप सुन सकते हैं। उस कहानी में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ते हैं और कुछ सवालों का जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। जगदीश चांडेगड़ा जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं और रेगुलर कमेंट भी करते हैं। उन्होंने फॉरेंसिक के उन डॉक्टर्स को सैल्यूट किया है जिन्होंने कार एक्सीडेंट के मामले में एक मौत कत्ल से होने की बात का सबसे पहले खुलासा किया था, क्योंकि चांडेगड़ा जी ये कह रहे हैं कि इसी खुलासे की वजह से पूरे कत्ल के मामले का भी खुलासा हुआ। बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन सही है और फॉरेंसिक के डॉक्टरों की तारीफ बनती है। सुप्रतिम जी, गाड़ी कौन चला रहा था उसे सलाम, उसकी वजह से सब पकड़े गए। राजेंद्र जी ने कमेंट किया है, डाबके इनका नाम है और इनके कमेंट में एक सरकाज़म है। सरकाज़म यह है कि अगर
कत्ल के बाद जो कातिल लाश ठिकाने लगाने ले जा रहे थे, अगर उन कातिलों में से जो भी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, अगर उसने गाड़ी न भिड़ा दी होती तो शायद कत्ल के इस मामले का खुलासा ना होता। तो इसलिए बेशक वो कातिल है, लेकिन वो कह रहे हैं उसे सलाम। तो ये सलाम जो है वो सरकाज़म यानी व्यंग है। और आपका कमेंट मेरे हिसाब से मैंने सही रूप में पढ़ा है। आप बताइएगा, अपने दोबारा कमेंट करके बताइएगा। ब्रिजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और उन्होंने कहा है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इस मामले में काफ़ी अच्छा रहा। देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल सही बात। रिकी सलारिया ने थैंक्स कहा है। और इसके अलावा भगीरथ बिश्नोई जी ने कमेंट किया है और उन्होंने हालचाल मेरा पूछा है। मैं ठीक हूँ बिश्नोई साहब, बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। रेखा बभोर जी ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि दोस्त है या दुश्मन, आपस में कोई रंजिश चल रही होगी तो आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए, किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। रेखा जी, काश की दुनिया इतनी अच्छी होती, और होनी तो चाहिए। आपकी सोच बहुत सही है। इनका ये कहना है कि चाहे आपका कोई दोस्त हो या कोई दुश्मन ही हो, कत्ल के लेवल तक बात नहीं जानी चाहिए। आपस में बातचीत करके हर इशू, हर मसले को रिजॉल्व कर लेना ही सबसे बेहतरीन तरीका है। उमा शंकर जी ने कमेंट किया है, स्वागत आपका, नमस्कार मेरी ओर से। चंदेल गेमिंग ने लव यू सर लिखा है, थैंक यू वेरी मच, मेरी ओर से भी आपका अभिवादन। जय हो 192। और उन्होंने ये कहा है कि गाड़ी के लिए मैंने उस घटनाक्रम में जिक्र किया था, एक गाड़ी को लेकर डिस्प्यूट थी, तो ये नहीं बताया मैंने कि गाड़ी किसी एक की होगी तो लड़ते थे क्यों, ये नहीं बताया। ओके, देखिए क्या है, हर चीज़ की बहुत माइन्यूट डिटेल तो खैर थोड़ा संभव नहीं है। कई बार अगर वो अवेलेबल होती है तो वो मैं आप लोगों को बताता भी हूँ। लेकिन जो प्रीवियस स्टोरी थी उसमें कातिल और मकतूल यानी मरने वाले शख्स और कत्ल करने वाले शख्स के बीच में एक गाड़ी को लेकर डिस्प्यूट थी, लड़ाई थी। अब वो गाड़ी को लेकर लड़ाई क्या थी, जय हो के नाम से जो आईडी है उन्होंने वो उसकी बारीकी भी वो जानना चाहते हैं। तो खैर वो मैंने तो नहीं बताई थी, और मुझे उस वक्त जब मैंने इस स्टोरी के बारे में जानकारी जुटाई थी तो मुझे भी उसके बारे में जानकारी नहीं थी। इनफैक्ट पुलिस को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो एक ऑन गोइंग स्टोरी थी। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही थी और एक ही कातिल पकड़ा गया था, बाकी के 2 कातिल जो हैं वो फरार थे। और जो पकड़ा गया था वो भी अपने ऊपर पूरा इल्ज़ाम नहीं ले रहा था, बल्कि जो फरार दोस्त थे उन पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि कत्ल तो उन्होंने किया है। तो इसलिए वो स्टोरी एक डेवलपिंग स्टोरी थी, इसलिए इतनी माइन्यूट जानकारी आपको मैं नहीं दे पाया। दिव्या मालविया ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर जाकर स्टूडेंट्स को सपोर्ट कीजिए। इससे पहले कि मैं सपोर्ट करता है, स्टूडेंट अपनी जंग जीत गए और शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन भी हो गया। शोभित पासवान जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। अशोका शुक्ला का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक्सीडेंट के बाद कत्ल के मामले का खुलासा हुआ वो अजीब है। सुमित सौरभ ने भी कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये एक साइंस है, ट्रांसपेरेंट थ्योरी विथ प्रैक्टिकल स्पीड। बेकाबू होने से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसका असर कम हो जाता है। कुछ बहुत ही साइंटिफिक बात सुमित सौरभ जी ने कर दी है, बट अगेन कमेंट करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राजकुमार धानुका का कमेंट है, सुमित सौरभ का मैंने जिक्र कर ही दिया। गेम लवर प्रदीप पांडव जी और इसके अलावा जया अवस्थी जी, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से मेरे साथ जुड़ने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, कुछ सवाल पूछने के लिए। आपसे गुजारिश है कि आज के घटनाक्रम पर और आज के इन्वेस्टिगेशन पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स और सवालों का इंतज़ार रहता है और मुझे वो पढ़ना और उनका जवाब देना अच्छा लगता है। इससे दोनों के बीच हमारा जो संवाद है, हमारे और आपके बीच में, वो 2 वे कम्युनिकेशन के तौर पर जो है वो ख़त्म भी होता है। तो आज इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।